ऐसे ठीक है। सो एच बार इज रिड्यूस्ड प्लैंक। ओके, एच बार इज रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, और उसके टर्म्स में इसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। फाइन। सो और these are the four postulates of Bohr's model। अब उसके बाद जो होता है, इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हमको समझने होते हैं, और फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग को देखना होता है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, लाइक इसमें इन पोस्टुलेट्स के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था बोर्स ने। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन पोस्टुलेट्स का कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक्चुअली ये जो है ना पॉइंट, ये वाला, इसके लिए बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रॉगली। ठीक है। उन्होंने कुछ रिलेशनशिप वो स्टैब्लिश करेंगे, एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू गेट अ प्रूफ ऑफ एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है। बट फॉर नाउ बोर्स ने अपने मॉडल में he didn't explain about anything about the postulate, he just assumed that his postulates are true। और उनको अज्यूम करने के पीछे उसका बेसिस क्या था, एक्सप्लेनेशन तो नहीं था, बट बेसिस क्या था? बेसिस ये था कि ही हैड टू सेफगार्ड हिज ऑर्बिट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। जब तक उसमें रहेगा तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस नहीं होंगे, एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इन्फानाइट टाइम तक उसी ऑर्बिट में घूमते रह सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस या गेन्स तब होंगे जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। सो and this model is classical model, so now we are going to move into the derivations of the model। like derivations of the model मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीजों के वैल्यूज को हम कैलकुलेट या फाइंड आउट करने की अब कोशिश करेंगे। दैट इज आवर नेक्स्ट टास्क। सो कैलकुलेशन ये मतलब डेरिवेशन ऑफ। तो सी हमारे पास पहला इक्वेशन जो आता है वो आता है एम वी आर इज इक्वल टू एम ई इंटू वी एन इंटू आर एन इज इक्वल टू
NH/2 पाई। और दूसरा इक्वेशन जो आता है वो आता है, बेसिकली वी नो द फैक्ट दैट बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में देयर इज बैलेंसिंग ऑफ टू थिंग्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसी में घूम रहा है। दैट इज जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ electrostatic force of attraction is equal to centripetal force on electron। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equal to this to maintain circular motion, right? अब बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सो वी हैव सीन इट, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into R square, where R is the separation between Q1 and Q2, where R is separation or distance between Q1 and Q2, ठीक है। सो अभी अब हमारे ये में सिस्टम के अंदर Q1 और Q2 क्या क्या है। तो Q1 इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी या एक Q1 जो है, सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं अभी कुछ बताया नहीं है, बस यही डेरिवेशन ये लिखा, mv इज इक्वल टू NH/2 पाई, और बस ये एक पॉइंट बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमते रहने के लिए उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और दैट इज द काउज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, राइट। कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होता है, या उसको सर्कल में घुमाने के लिए हमको फोर्स कितना देर लगाना पड़ता है, mv²/r। ये सुना था हमने पहले कभी। यस सर। ठीक है, यस सर। ये वैसे मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में खुद भी बताया है आप लोग को, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया कि पता है कि नहीं। mv²/r जो है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका काउजिंग एक्शन क्या है, वो कैसे क्रिएट हो रहा है, तो उसको क्रिएट कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, between nucleus and electron, ठीक है। and this is given by this Q1 Q2, where Q1 is charge on nucleus, ठीक है, और Q2 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मेकिंग सेंस। सो अंडर दिस डायमेंशन अभी ये हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इसको अब हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो होगा, अगर एटॉमिक नंबर हमारे एटम का जेड अगर मानते हैं,
क्या मानते हैं, कैपिटल जेड इज एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स रहेंगे, जेड प्रोटॉन्स, और चार्ज कितना होगा जेड प्रोटॉन्स के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू जेड इंटू ई। बात समझ में आ रही है। Yes. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अब हम लोग इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये वाला इक्वेशन तभी वैलिड, या ये एक्चुअली इसकी वैलिडिटी जो है दैट कम्स फ्रॉम देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, विच इज इक्वल टू, किसी भी चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, बाकी जो टर्म होगा वो पोटेंशियल होता है। सो इट इज गोइंग टू बी Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जेड ई प्रोटॉन्स जो है, न्यूक्लियस जो है, इससे किसी डिस्टेंस r के ऊपर द पोटेंशियल विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को। द पोटेंशियल और V, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ना F, ठीक है, F के पहले E आता है, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन V एंड E। F क्या होता है, Q2 into E, राइट, एंड E is field due to some charge। कोई एक बड़ा चार्ज है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ZE प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, इतना चार्ज पड़ा हुआ है, इससे डिस्टेंस R पे, इस डिस्टेंस R पे द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q1 by 4 pi epsilon naught R, ठीक है। एंड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू Q1 by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। बात समझ में आया। V और R जो होता है वो इस तरीके से रिलेटेड होता है, E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr, डेरिवेटिव ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू R, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू R, और दोनों में अगर Q से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे Q से, यानी यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज Q डाल देते हैं तो इधर QE हो जाएगा और ये माइनस QV हो जाएगा, ठीक है, dr। अभी ये रिलेशनशिप जो होगी ये बन जाएगा QE इज फोर्स, एंड ये जो होता है ये होता है एनर्जी, तो माइनस DE बाई dr। ये रिलेशनशिप या फिर ये रिलेशनशिप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा पोटेंशियल इस एक्सप्रेशन से दिया जा रहा है, बात समझ में आ रही है, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के पोटेंशियल को कूलम्स लॉ, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच की एनर्जी जो है वो कूलम्स लॉ के थ्रू, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ के थ्रू रिलेटेड है,
तब तक ये रिलेशनशिप्स वैलिड हैं जो कि हम डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, मान लो किसी रीजन से कूलम्स लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, रादर कोई और लॉ एग्जिस्ट करने लगता है, और उसके लिए पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है लाइक v इज इक्वल टू मे बी सम के आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा? फोर्स विल बिकम व्हाट? फोर्स विल सिंपली बिकम आर स्क्वायर, है ना। डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो E इज इक्वल टू dv बाई डी आर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 kr। so field will be directly proportional to r and force will thus become equal to 2 kr। ठीक है ना। so instead of taking this force, अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे बैलेंस होना होगा? इट हैज टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर थिंग, 2 kr को बैलेंस करना होगा। इंस्टेड ऑफ q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 1 बाई r स्क्वायर को बैलेंस करने के बजाय सिर्फ r को बैलेंस करना होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये वेरिएशंस भी हो सकते हैं। वैसे केमिस्ट्री में ये v को वेरी करने का कोई पॉइंट नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में जब आप करोगे ना आखिरी में, वहां पर v का वेरिएशन हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। और पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आपका, चूंकि आपको जेई देना है, जेई के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दिस वेरिएशन इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि तब तक आपको पूरा सिलेबस पता होता है एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अभी एकदम शुरू में तो नहीं, लेकिन हाँ एंड में यू आर रिक्वायर्ड टू नो दिस वेरिएशन। अभी के लिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, तो बट इसको दिमाग में हम लोग रखेंगे। सॉल्व वगैरह क्वेश्चन जो होंगे वो बाद में करेंगे इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? मैंने बस आपको बता दिया कि ये वेरिएशंस हो सकते हैं, दैट्स इट। और या फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे यार, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स नॉट अ वेरी बिग। सो लेट अस नाउ गेट इनटू द एक्चुअल डेरिवेशन। सो एक्चुअल डेरिवेशन हमारा क्या हो जाएगा? Q1 क्या है? कैपिटल Z इंटू ई, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन वैलिड रहना चाहिए, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? एंड दस इसके बाद अगला स्टेप जो रहता है हमारा वो रहता है, ये आर एन, इस आर एन, एक आर एन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिंगल आर एन बचेगा, राइट। आर एन को इधर लेकर के आ गए, राइट, ला सकते हैं ना। और इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, एम ई वी एन आर एन इंटू वी एन। एम आई मेकिंग सेंस? जेड ई इंटू ई यस सर। बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसके बदले में कैन आई पुट एन एच बाई 2 पाई, राइट। सो एन एच बाई 2 पाई इंटू वी एन। फर्दर मोर वी एन जो होगा वो क्या हो जाएगा?
it will become ZE into E divided by 4 pi epsilon naught into 2 pi by NH। ठीक है, तो हमारा Vn जो है वो क्या हो गया, Vn becomes equal to, इसमें क्या क्या टर्म्स कांस्टेंट है, E की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, राइट। ओनली Z एंड N आर चेंजिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम के अंदर देखेंगे तो Z भी कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ N चेंज करेगा, लेकिन अलग अलग एटम्स के लिए देखेंगे तो Z और N दोनों वेरिएबल रह सकते हैं, राइट। तो हमारा Vn जो है वो क्या है एग्जैक्टली, Vn is directly proportional to, can we say that Vn is directly proportional to Z by N, where Z is the atomic number of the atom and N is the orbit number of electron, right। अब बात ये है कि अगर Yes, sir. अगर Z की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 1, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू निकाल लें तो बाकी सारे वैल्यूज को उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट ना। कैसे लिखेंगे, बेसिकली अगर ये 1 और ये 1 दोनों ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, E² by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई बाई H, इसका वैल्यू आ गया तो उसमें Z बाई N से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वी विल गेट किसी भी एटम के लिए, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं फटाफट। बात समझ में आ रही है। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट V1, ये Vn क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अभी मैं क्या निकालने जा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V1। सो V1 मैंने लिखा, Z की वैल्यू 1 लेनी है हमको, हियर कैपिटल Z इज इक्वल टू 1 एंड N is equal to 1। ठीक है, so V1 is simply equal to E into E divided by 4 pi epsilon naught into 2 pi by H। वैल्यूज लिख लेते हैं, 1.6 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 1/4 pi epsilon जो है that is equal to 9 into 10 to the power 9, 2 pi is 2 into 3.14 divided by H which is 6.64 into 10 to the power minus 34। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -38 है और ये -34 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 टू द पावर 5। ठीक है ना। अब बाकी के नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी के नंबर्स क्या हैं, 1.6 into 1.6, this is 1.6 into 1.6, 1.6 into 2 into 3.14 into 9, so this ऊपर वाला number becomes 144.69 divided by 6.64। इसको डिवाइड किया हमने, डिवाइडेड बाय 6.64 से, तो we have value equal to
21.79 into 10 to the power 5 meter per second or 2.179 into 10 to the power 5 meter per second. Is it okay? ठीक है ना, कोई इशू नहीं है? नहीं ओके, नाउ फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो अब किसी भी एटम के और किसी भी ऑर्बिट के लिए द जनरल रिलेशन, अगर ये वाली वैल्यू हमको पता है तो वी एन विल सिंपली बी इक्वल टू 2.179 इंटू 10 टू द पावर 6, ये 6 हो जाएगा, सॉरी नहीं, यहाँ पर 5 ही रहेगा, नीचे वाले में 6 हो जाएगा सर। इंटू कैपिटल Z बाई एन, राइट, और कैपिटल Z और कैपिटल N की वैल्यू, सॉरी स्मॉल n की वैल्यू we know Z is atomic number of the atom and N is the orbit number। ठीक है, सो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है, सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज नंबर 4, नंबर 3 हमारा ये एक्सप्रेशन होता है, दिस रिलेशनशिप इज नंबर 3, और इससे हमारा Bn का वैल्यू आया एंड दिस इज आवर नंबर 4, जनरल एक्सप्रेशन नंबर 4। ठीक है, और ये डेराइव्ड वैल्यू है तो इसको अलग से नंबर नहीं दे रहा हूं मैं, दैट इज कोरोलरी ऑफ दैट। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है ना? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, चलो टाइम कितना हो गया, 9:22 हो गया। एक काम करते हैं, Vn का ही निकाल के रहने देते हैं, आगे Rn और Zn का जो, सॉरी Rn और एनर्जी का जो एक्सप्रेशंस है वो हम लोग अगले लेक्चर में निकाल लेंगे, कल निकाल लेते हैं। ठीक है, कल या परसों जब भी लेक्चर रहेगा, कल भी तो रहेगा तो कल निकाल लेंगे, ठीक है ना? और सर आज मैथ्स का लेक्चर का मैथ्स टाइम का क्या है? लेक्चर इवनिंग में होगा 6 बजे से। ओके सर। ठीक है, ओके सर। वो मैंने बात किया अभी उनसे, टोल्ड 6 बजे से लेंगे। ओके, ठीक है बस, चलो चलो, अभी मनीष का थोड़ी देर में चालू होगा, तो बाय फॉर नाउ।